फिल्म की शुरुआत में हम हॉपर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो एक जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे एक मैरिड कपल की तलाश थी जो सन 1970 के दशक में अपनी बेटी के साथ एक सफर पर निकले थे, लेकिन वे अचानक कहीं गायब हो गए थे। हॉपर को पता लगता है कि वो कपल असल में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे थे। फाउंटेन ऑफ यूथ पौराणिक कहानी में बताया गया एक झरना है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घायल या बीमार इंसान को उस झरने का पानी पिला दिया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि उस झरने का पानी पीने से मरा हुआ इंसान भी वापस जीवित हो जाता है। उस कपल का मानना था कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ सच में है और किसी गुफा के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जब वह कपल उसकी तलाश में निकलते हैं तो वो खुद ही लापता हो गए। जंगल में कुछ देर चलने के बाद हॉपर को उस कपल की वैन दिखती है जिसमें उनकी फोटो मिलती है। उस वैन के पास एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा होता है जो जमीन में नीचे जाता है। यहाँ हॉपर के साथ उसका एक डॉग भी होता है जो उसके पास ही के एक पहाड़ की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। हॉपर जब उस पहाड़ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भी एक गुफा है। उस गुफा के मुहाने पर पहुंचकर हॉपर टॉर्च से अंदर देखता है। अंदर एक आदमी खड़ा था। हॉपर ने उसे कई बार आवाज दी पर वो आदमी एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जैसे समय उसके लिए थम गया हो। हॉपर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वापस अपनी कार में बैठकर घर आ जाता है और अगले दिन अपने ज़रूरी इक्विपमेंट्स को लेकर वापस उसी जगह पर आता है। हॉपर ने सबसे पहले उस वैन के पास वाले गड्ढे में एक रस्सी बांधकर छोड़ दी। हॉपर को लगता है कि उस पहाड़ पर जो गुफा है जहां वो आदमी खड़ा था, उस गुफा का ये खड्डा दूसरा सिरा है। हॉपर ने सोचा कि अगर वो उस ऊपर वाली गुफा में जाने के बाद अगर खो गया तो हो सकता है उसे इस गड्ढे से बाहर निकलना पड़े, इसलिए वो पहले ही इस गड्ढे में रस्सी लटका देता है। अब वो फिर उस पहाड़ वाली गुफा की तरफ गया। हॉपर ने एक बार फिर उस अजीब से इंसान की तरफ देखा। वो अब भी वहीं पर स्थिर खड़ा था। हॉपर ने तय किया कि वो अब अकेले ही अंदर जाएगा, लेकिन कुछ ही कदम अंदर जाने के बाद हॉपर ने देखा कि उसके सामने की हवा अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार गुफा और बाहर की दुनिया के बीच खड़ी हो। ये अजीब सी चीज़ हॉपर की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस गुफा के अंदर चला गया। अब गुफा में जाने के बाद हॉपर के लिए कुछ ही सेकंड गुजरे थे, लेकिन दूसरी ओर असल दुनिया में हॉपर के स्टूडेंट्स के लिए अब तक 2 दिन बीत चुके हैं। लेकिन गुफा में जाने के बाद हॉपर अब तक वापस नहीं लौटा। इस बात से परेशान उसके स्टूडेंट जैकी और टेलर अपनी दोस्त कारा के डैड की कार लेकर हॉपर को ढूंढने निकल जाते हैं। टेलर ने कारा को बताया कि ये ट्रिप उनके लिए बहुत एडवेंचरस होने वाली है, इसलिए कारा अपनी बहन व्यूज और छोटे भाई फरबी को भी साथ ले आती है। वे सभी अपने पेरेंट्स से घूमने जाने का बहाना बनाकर हॉपर को ढूंढने आए थे। क्योंकि हॉपर ने टेलर और जैकी को पहले ही उस जगह की लोकेशन बता रखी थी, इसलिए वे लोग हॉपर की तलाश में सीधा उसी जगह पर पहुंच गए। वहीं उन्हें उस लापता कपल की वैन मिली। वे लोग हॉपर का सुराग ढूंढने के लिए उस वैन की छानबीन करने लगे। तभी उन्हें उस वैन में लापता हुए कपल और उनकी बेटी की तस्वीर मिली। उन्होंने देखा कि उस तस्वीर के पीछे हॉपर फैमिली लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वे लोग हॉपर के माता पिता थे और वो बच्ची हॉपर की बहन थी। यानी कि हॉपर इतने सालों से अपने पेरेंट्स की ही तलाश कर रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस वैन के पास एक बहुत गहरा गड्ढा है। जैकी ने फैसला किया कि वे लोग उस खाई में नीचे जाएंगे और वहां जाकर शायद उन्हें हॉपर का कोई सुराग मिल जाए। इस पर बाकी लोग तो राजी हो गए, लेकिन फरबी गुफा में मौजूद कीड़े मकोड़ों को देखकर जाने से डर गया था, इसलिए उसने बाहर रुकना ठीक समझा। फरबी ने सभी को एक एक कैमरा दिया ताकि वह इस एडवेंचर को कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। वहीं जैकी ने अपना एक बैग फरबी के पास गाड़ी में ही छोड़ दिया, जिसमें खाना और पानी रखा हुआ था। साथ ही उन्होंने फरबी को एक वॉकी टॉकी दिया ताकि बाहर कोई मुसीबत आने पर वो उन्हें मदद के लिए बुला सके। अब बाकी चारों उस गुफा में नीचे जाने लगे और तभी उन्हें भी वो अदृश्य दीवार मिली जो हॉपर को मिली थी। वे उस दीवार को पार करके नीचे चले गए। इसी के साथ ये कहानी उस वक्त पर आ गई जब हॉपर उस पारदर्शी दीवार को पार करके गुफा के अंदर चला गया था। हालांकि हॉपर गुफा के दूसरे सिरे से अंदर आया था। अंदर जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। ये देखकर हॉपर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। उस आदमी के पास एक गन थी, इसलिए हॉपर ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। जब वो आदमी थोड़ा आगे चला गया तब हॉपर ने एक अजीब सी बात देखी। उस गुफा के अंदर रोशनी बिना किसी वजह से ब्लिंक कर रही है।
इसके बाद हॉपर को वहाँ अंदर से गन फायर होने की आवाज़ आती है और फिर इंसानी चीख सुनाई देती है। ये सुनकर हॉपर डर गया। वो बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर आ गया, लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां थोड़ी देर पहले दिन था, अब रात हो चुकी थी। थोड़ी राहत की बात यह थी कि उसकी कार अभी भी वहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कार तक पहुंचा उसने देखा कि कार झाड़ियों में पूरी तरह से छुप चुकी है, जैसे कई सालों से गाड़ी यहीं पर खड़ी हो। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हॉपर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जब उसने अपना आईडी कार्ड देखा जो ऑक्सीडेशन के चलते पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, तब उसे ये एहसास हुआ कि कुछ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस होने में सालों लगते हैं। मगर उसके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था। तभी उसे अपनी गाड़ी से थोड़ी दूर एक और गाड़ी दिखती है, वो भी झाड़ियों में लिपटी हुई थी। ये वही गाड़ी है जो हॉपर के स्टूडेंट लेकर आए थे उसे ढूंढने के लिए। हॉपर ने मदद की उम्मीद में जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर कार के अंदर एक पुराने बैग पर पड़ी। वो उसके स्टूडेंट जैकी का था। अब हॉपर घबरा गया। उसे लगा कि शायद टेलर और जैकी भी उस गुफा के अंदर चले गए हैं। अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए वो एक बार फिर गुफा के अंदर लौटने का फैसला करता है और जल्दी से गुफा में चला गया। अब दूसरी ओर टेलर और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि हॉपर की तलाश करते हुए उस गहरी खाई में नीचे उतर आए थे। वे गुफा में अभी थोड़ा आगे ही गए थे कि तभी उन्हें वहां दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, ठीक वैसे ही जैसा कूपर ने उस गुफा में घुसते वक्त सुनी थी। उस आवाज को सुनकर वे सभी घबरा गए और फौरन गुफा से बाहर निकलने लगे। सबसे पहले जैकी रस्सी से ऊपर चढ़ने लगी और वो जैसे ही कुछ फीट ऊपर चढ़ी तभी अचानक उसकी रस्सी टूट गई और वो सीधे नीचे गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में मोच आ गई। साथ ही उसे बचाने की कोशिश में टेलर का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन जैकी और टेलर ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। इसी दौरान टेलर ने गौर किया कि वो रस्सी टूटी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे काट दिया। वे कुछ समझ पाते इससे पहले उन्हें थोड़ी दूर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वे उसी वक्त बाहर बैठे फर्बी से वॉकी टॉकी के जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर वॉकी टॉकी से उल्टा फर्बी की आवाज़ आती है। फर्बी इनसे मदद मांग रहा था। ये लोग फर्बी की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और अब इन सबके पास गुफा के अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थोड़ी दूर जाते ही वे एक बड़े चट्टान के करीब पहुंचते हैं। उस चट्टान के ऊपर भी एक सुरंग थी, जिसके छोर पर गुफा का एक मुहाना था। उन्होंने देखा कि गुफा के मुहाने से कुछ अजीब सी रोशनी आ रही है, मानो कोई किसी फ्लैशलाइट को बार बार ऑन ऑफ कर रहा हो। वहीं गुफा के मुहाने पर एक टूटी हुई रस्सी भी लटक रही थी। तभी उनका ध्यान चट्टान के पीछे की तरफ गया। उन्होंने देखा कि उस चट्टान के पीछे फर्बी की लाश पड़ी थी। उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। कुछ देर पहले जो गिरने की आवाज़ इन्हें सुनाई दी थी, वो फर्बी के सुरंग में नीचे गिरने की आवाज़ थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फर्बी नीचे कैसे गिरा, क्योंकि फर्बी को अंधेरी गुफाओं से डर लगता था, तो आखिर वो इस गुफा के अंदर आया ही क्यों। इसी दौरान टेलर को फर्बी की लाश के पास उसका कैमरा मिला, जिसमें अभी भी रिकॉर्डिंग शुरू थी। उन्होंने जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया तो देखा कि उसके गुफा में जाने के बाद फर्बी आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी उसे हॉपर की कार मिली। फर्बी ने देखा कि उस कार के पास एक सुरंग थी। ये वही सुरंग थी जहां शुरुआत में हॉपर ने रस्सी लटकाई थी। उसे देखकर फर्बी को लगा कि जरूर हॉपर उसी सुरंग से गुफा के अंदर आया होगा। फर्बी ने जब हॉपर की गाड़ी की छानबीन की तो उसे एक डायरी मिली। समय बिताने के लिए फर्बी उस डायरी को पढ़ता हुआ उसमें दी हुई जानकारी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। उस डायरी में कुछ अजीबोगरीब चित्र के साथ एक कहानी लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक कई सदियां पहले एक स्पेनिश राजा किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया था। इसके लिए उसने अपनी सेना को फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में भेजा, लेकिन उसकी पूरी सेना किसी गुफा के पास जाकर गायब हो गई थी। तभी उन्होंने वीडियो में आगे देखा कि फर्बी को वह डायरी पढ़ते पढ़ते रात हो गई, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि इन लोगों को गुफा के अंदर आए अभी कुछ ही मिनट हुए थे। फिर भला फर्बी के लिए बाहर रात कैसे हो सकती है। रिकॉर्डिंग के अगले सीन में फर्बी बताता है कि आज उसके दोस्तों को अंदर गए 2 दिन हो चुके हैं, यानी गुफा के अंदर गए लोगों के लिए कुछ ही मिनट्स गुजरे थे, लेकिन बाहर बैठे फर्बी के लिए इस दौरान 2 दिन बीत जाते हैं। अब फर्बी के पास खाना और पानी खत्म हो चुका है। वो सोचता है कि शायद उसके दोस्त मर चुके हैं, इसलिए वो वहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे जीप की चाबी की जरूरत थी जो टेलर के पास थी। इसलिए वो खुद गुफा में नीचे जाकर चाबी लेने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो उस रहस्यमय अदृश्य परत को पार करता है,
वैसे उसकी रस्सी खुद ब खुद घिसकर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी वो वॉकी टॉकी से मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और खतरनाक प्राणी का ध्यान आकर्षित कर लेती है। कुछ भयानक जीव वहां आ जाते हैं और फर्बी को मार डालते हैं। ये वीडियो देखकर पूरा ग्रुप डर, सदमे और दुख से भर जाता है। वे सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाहर फर्बी के लिए 2 दिन कैसे बीत सकते हैं। अब वे किसी भी तरह इस गुफा से बाहर निकलना चाहते हैं और क्योंकि कायरा ही अकेली ऐसी व्यक्ति होती है जो चोटिल नहीं है, इसलिए वो तय करती है कि वो दीवार पर चढ़कर ऊपर जाएगी और बाहर जाकर मदद लेकर आएगी। इसके लिए टेलर उसे एक बीकन देता है ताकि बाहर पहुंचकर वो तुरंत मदद बुला सके। काफी मुश्किलों के बाद कायरा ऊपर पहुंचती है, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। जो जगह कुछ समय पहले तक घने जंगलों से भरी हुई थी, वो अब पूरी तरह से बंजर, रेतीली और बीहड़ बन चुकी हैं। दूर रेत के तूफान उठ रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, जिसके कारण कायरा बार बार खांसने लगती है। वो एक चट्टान पर चढ़कर बीकन के सिग्नल कैच करने की कोशिश करती है, पर कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। वो देखती है कि एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उसी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो वापस उस गुफा में चली जाती है। जब कायरा वापस गुफा में आती है तो बाकी लोग उससे नाराज होते हैं कि उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके लिए तो अंदर केवल चंद सेकंड ही बीते थे। गुस्से में आकर कायरा अपना कैमरा दिखाती है, जिसमें बाहर का भीषण नज़ारा और रेत के तूफान साफ दिखाई देते हैं। टेलर को अब धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है कि गुफा के अंदर समय बहुत धीमा चलता है। लाइट का एक बार टिमटिमाना बाहर एक पूरा साल गुजरने का संकेत है, और रस्सियों के कटने की वजह यह है कि वे बाहर हजारों दिन तक रस्सियां घिसती रहती हैं। मगर वे सोचते हैं कि उनके लिए तो कुछ ही मिनट गुजरे थे, फिर फर्बी के लिए 2 ही दिन क्यों बीते थे। तब टेलर बोलता है कि हो सकता है हम गुफा में जितना अंदर जाएंगे समय उतना ही धीमा होता रहेगा, और अब तक हमने इस गुफा के अंदर जितना समय बिताया है उस हिसाब से बाहर 1000 साल बीत चुके होंगे। ये सुनकर सभी की रूह कांप जाती है और वे लोग और भी तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जैसे ही कायरा की थकान खत्म होती है, वो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक अजीब सा सीढ़ीनुमा उपकरण नीचे गिराया जाता है। इसके बाद एक विशाल एलियन जैसा दिखने वाला जीव उस सीढ़ी के सारे नीचे उतरने लगता है, जिससे सब घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वो एलियन गुफा के तल तक पहुंचता है, अचानक एक जंगली आदिमानव जैसा इंसान उस पर हमला कर देता है। क्योंकि यहाँ समय बहुत धीमा गुजरता है, इसलिए जब लाखों साल पहले धरती पर रहने वाले आदिमानव इस गुफा में आए होंगे तो यहाँ कुछ ही घंटों के लिए रुके होंगे, पर इस दौरान बाहर लाखों साल बीत गए और अब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन एलियन आसानी से उस आदिमानव को हरा देता है और अपने इलेक्ट्रॉनिक हथियार से उसे बांध देता है। इसके बाद वो टेलर के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डरकर वे सब भाग जाते हैं। भागते भागते टेलर और बाकी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां कई सारे और आदिमानव किसी इंसान को खा रहे होते हैं। ये वही इंसान होता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। जैसे ही आदिमानव उन सबको देख लेते हैं तो वे उनका पीछा करने लगते हैं। अब दूसरों को बचाने के लिए टेलर खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और उन सबसे अकेले ही लड़ता है, लेकिन वो अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर पाता और वे आदिमानव उसे बेरहमी से मार डालते हैं। आदिमानवों के वहां से जाते ही कायरा वापस आती है और टेलर को मृत पड़ा देकर टूट जाती है, पर तभी उनके पास वही विशाल एलियन पहुंचता है। वो टेलर को उठाकर एक छोटे से पानी के कुंड में डाल देता है, जो वास्तव में फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से भरा होता है, और उसके पानी के चमत्कार से टेलर फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो सकते, आदिमानवों का झुंड फिर से लौट आता है और एलियन पर हमला कर देता है। इस बार आदिमानवों की संख्या पहले से ज्यादा थी और वे उस एलियन का हेलमेट उतार देते हैं, जिससे वो सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। असल में पृथ्वी का वातावरण उनके लिए जहरीला था। अंत में कायरा और टेलर उसकी मदद करते हैं और उसके उपकरणों का इस्तेमाल करके वे आदिमानवों को कैद कर लेते हैं। अब वो एलियन बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी समय जैकी भी विंस के साथ वहां पहुंचती है और चारों तरफ की तबाही देखकर चौंक जाती है। मरने से पहले एलियन उन्हें एक स्क्रीन पर न्यूज़ दिखाता है, जिसमें पृथ्वी पर कई सदियां बीत चुकी होती हैं। पृथ्वी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इंसानों ने इसे छोड़ दिया है और अब इंसान एक नए ग्रह की तलाश में द आर्क नाम के एक बड़े स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी से निकल चुके हैं। एलियन ये सारी जानकारी देने के बाद मर जाता है। कुछ देर बाद टेलर बाकी सभी को सेफ जगह पर छोड़कर अकेले ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने का फैसला करता है और गुफा में और अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे
कई आदिमानव मरे हुए मिलते हैं और तभी उसे अचानक प्रोफेसर हॉपर घायल हालत में मिलता है। हॉपर वहां लेटे हुए लगातार एक ही दिशा में देख रहा होता है। जब टेलर उस तरफ देखता है तो उसे सामने समय की कई परतें दिखाई देती है जिसमें समय अलग अलग गति से चल रहा होता है। पहली परत में हॉपर की छोटी बहन एक आदिमानव से बचकर भाग रही होती है और उसके आगे वाली परत में वही स्पेनिश सोल्जर्स आदिमानव के एक झुंड से लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। हॉपर बताता है कि ये पूरा गुफा तंत्र इस तरह बनाया हुआ है कि इंसानों को अंदर न आने दिया जाए और कोई भी जीव फाउंटेन ऑफ यूथ का गलत इस्तेमाल न कर सके। टेलर उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन हॉपर वहीं रुकने का फैसला करता है। टेलर वापस अपने ग्रुप के पास लौट आता है। जैकी भी वही पानी का इस्तेमाल कर अपनी टूटी हुई टांग ठीक कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं तभी वे आदिमानव भी इस पानी से ठीक होकर फिर से उन्हें घेर लेते हैं। उनके पास अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एलियन की हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल लिया जाए। कारा सबसे पहले ऊपर चढ़ती है लेकिन ऊपर पहुंचते ही पता चलता है कि गुफा का रास्ता पानी से भर चुका है। तभी अचानक कोई अजीब हाथों वाला जीव उसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो सीढ़ी अचानक गायब हो जाती है और बाकी सभी बचे हुए लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर कारा फिर से नीचे लौटती हैं लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वो एक हाई टेक्नोलॉजी वाली रस्सी से टेलर, जैकी, वीव्स और यहाँ तक कि प्रोफेसर हॉपर और उनके माता पिता को भी ऊपर खींच लेती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिन प्राणियों ने कारा को ऊपर खींचा था वे वास्तव में भविष्य के इंसान हैं जो समय के साथ विकसित होकर पूरी तरह अलग रूप में बदल चुके हैं। कारा भले ही कुछ सेकंड के लिए बाहर गई थी लेकिन बाहर उसने कई साल जी लिए थे। आखिरी सीन में वे एलियंस उस गुफा में फंसे हुए सभी इंसानों को द आर्क पर ले आते हैं और उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में डालकर ठीक कर देते हैं जो उन्होंने उसी गुफा से लाया था। जब हॉपर की आंख खुलती है तो अपनी पूरी फैमिली को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वे सभी उस स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि अब वही इंसानों का नया घर होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।